नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तो त्रिपुरा में क्या होने जा रहा है? दरअसल ये सवाल सबके मन में कौंध रहा है। वैसे तो मत प्रतिशत जो होता है वो बहुत कुछ बताता है, और अगर हम पीछे चुनावों को देखें तो तकरीबन तकरीबन हर चुनाव में जो मत प्रतिशत रहा है वो मत प्रतिशत एक आकलन तो दे देता है, और वो आकलन करीब करीब सटीक भी बैठता है अगर हम पिछले कुछ चुनाव को देखें तो। और खास तौर से मोदी इरा के बाद अगर हम मत प्रतिशत पर गौर करें तो ये पाते हैं कि ये जो मत प्रतिशत हैं वो बहुत कुछ बयान कर देते हैं। अब उस लिहाज से अगर देखें तो त्रिपुरा में क्या होने जा रहा है। देखिए, त्रिपुरा का चुनाव वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह इसलिए भी क्योंकि वहां पर एक प्रयोग हुआ है। वो प्रयोग है वाम और कांग्रेस का एक साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ना। अब अगर वो प्रयोग वहां पर सफल होता है तो दरअसल उसका एक राष्ट्रीय स्वरूप देखा जा सकता है। तो इसलिए भी वहां कौतूहल बढ़ा हुआ है। और अगर भाजपा वापस आती है, वो दूसरी बार सत्ता पर काबिज होती है, तो उसका एक अलग संदेश निकलेगा, और वह संदेश जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के पक्ष में एक अभियान तो खड़ा करेगा और एक माहौल भी बनाएगा। क्योंकि त्रिपुरा से जो संदेश निकलेगा वो दरअसल संदेश सिर्फ त्रिपुरा तक रहने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जो वहां का मत प्रतिशत है वो क्या कह रहा है। एक दूसरा, वहां का जो राजनीतिक ताना बाना है, उस राजनीतिक ताने बाने से किस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं, वो क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले अगर हम राजनीतिक ताने बाने पर आते हैं, मत प्रतिशत पर तो बाद में आते हैं। 60 सीटें हैं वहां पर। अब भाजपा कितनी पाएगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन जो राजनीतिक ताना बाना है अगर उस पर गौर करें और फिर मत प्रतिशत पर आए तो बहुत चीजें तो स्पष्ट हो जाती हैं। देखिए, वहां के ताने बाने में जो एक नई घटना हुई वो ये कि प्रद्युत देव बर्मन ने अलग हटकर अपनी पार्टी के जरिए चुनाव लड़ा। कहा जाता है कि उनका जनजातीय इलाकों में बड़ा प्रभाव है, और उन इलाकों में उन्होंने जो उनका अपना प्रभाव है उसके जरिए वो कुछ हासिल करेंगे। हालांकि जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उसमें तो उन्होंने एक, आप ये कहें कि उनका जो अपना दावा है उस हिसाब से तो वो सरकार बना सकते हैं, लेकिन जब उनके बयानों पर गौर किया जाता है तो लगता है कि वो जो है मैदान में अपने को कमजोर पा रहे हैं। और उसकी वजह उनका दो वक्तव्य है जिसने एक तरीके से ये बता दिया कि दरअसल जो प्रद्युत देव बर्मन की पार्टी है वो कहाँ खड़ी है। पहला ये कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सेवा जो है वो राजनीति के माध्यम से ही की जाए, और दूसरा, जब उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए और चुनाव के दरमियान जब तमाम तरह के आरोप लगते हैं तो जो लगाता है वो ये माना जाता है कि उसकी स्थिति कमजोर हो चली है। तो इन दो बातों ने एक संकेत तो ये दिया कि जो ये माना जा रहा था कि प्रद्युत देव बर्मन की पार्टी भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, खासकर उन इलाकों में जो जनजातीय सीटें हैं, तो उससे एक चीज तो ये स्पष्ट हुआ कि ऐसी कोई स्थिति है नहीं। दूसरा, हुआ क्या है वहां पे कि ये जो प्रद्युत देव बर्मन का जो जनजातीय समाज में आधार है, कहा यह जाता है कि दरअसल वही आधार जो है वो वाम का है। अब दो आधार वाली पार्टियां एक साथ न लड़कर अलग अलग लड़ रही हैं, तो इन इलाकों में जो 25-30 सीटें हैं यहां पर मामला त्रिकोणीय हो गया है। अब उस त्रिकोण में फायदा किसको होगा ये कहने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन ये संभावना बताई जा रही है कि दरअसल इसकी वजह से नुकसान जो उठाना पड़ा है वो वाम को उठाना पड़ा, वाम और कांग्रेस के गठबंधन को बरक्स भाजपा को। तो क्या ये जो त्रिकोण हुआ उससे भाजपा को फायदा मिल रहा है? वहां के लोगों का ये मानना है, जो अपनी बातचीत हुई और जिस पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम भी किया था, वो ये कि ये इन इलाकों में जो त्रिकोणीय लड़ाई हुई उस लड़ाई ने भाजपा को एक हद तक फायदा पहुंचाया। रही बात कि टीएमसी कहां खड़ी है, क्योंकि वहां बंगाली समाज भी है। अब जब आप टीएमसी की बात करते हैं तो जब आपका ये मतदान नहीं हुआ था उसके पहले भी जो हमारी बात हुई थी उसमें तो जो लोग त्रिपुरा को देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में बैठकर, वो ये बता रहे हैं
कि दरअसल टीएमसी का कोई प्रभाव ही नहीं है जमीन पर त्रिपुरा के भीतर। भले ही बड़ा एक आप कहिए कि अभियान चलाया गया हो और वहां अभिषेक बनर्जी गए हों, फिर सुमिता देव आई हों, मतलब कांग्रेस से वो आई टीएमसी में, और एक मोमेंटम क्रिएट किया गया और उस मोमेंटम के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ये माहौल बना कि त्रिपुरा में इस बार टीएमसी बड़ी मजबूती से उतर रही है। लेकिन वहां इनको कार्यकर्ता तक नहीं मिले। यह स्थिति है टीएमसी की त्रिपुरा में। बहुत जोर शोर से वहां पर लॉन्चिंग तो हुई थी और उस लॉन्चिंग के लिए कई तरह का माहौल भी बनाया गया था, जिसमें कहा गया कि साहब हमको लड़ने नहीं दिया जा रहा है, हमको प्रचार नहीं, ये तमाम चीजें भाई होता है कि वो सारी बातें की गई। लेकिन इन सारी बातों से एक संकेत ये निकला कि नहीं साहब, टीएमसी का बड़ा प्रभाव है और बंगाली समाज है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, खुद बंगाल से आती हैं, तो एक जो क्षेत्रीयता वाला मसला है वो मसला हावी होगा और टीएमसी वहां अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी और उसके जरिए हो सकता है कि उसमें भाजपा को थोड़ा नुकसान पहुंचाना हो जाए। लेकिन जो वहां जानकारी मिली, उस जानकारी में तो टीएमसी की स्थिति पहले से ही खराब है और जब कुछ है ही नहीं है तो हासिल क्या करेंगे। तो टीएमसी गई और जिन इलाकों में आप ये कहिए कि त्रिपुरा मोथा का अपना जो प्रभाव है, उस इलाके में मामला त्रिकोणीय हो गया। तो 20-25 सीटों पर मामला त्रिकोणीय हुआ, तो वहां एक आप समझिए कि भाजपा को अलग तरीके से फायदा हुआ। अब उसके अलग जो सीटें हैं, जिन सीटों पर सीधी फाइट हुई भाजपा और वाम कांग्रेस गठबंधन की, उसका हासिल क्या रहा, ये एक बड़ा सवाल है। अब जब इस सवाल पर हम लोग बात करते हैं तो जो चर्चा में चीजें निकल कर आती हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि कांग्रेस का तो वहां कुछ है नहीं। जब कांग्रेस का कुछ है नहीं तो वाम के साथ मिलकर वो कितना प्रभाव डाल लेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और वो इसलिए क्योंकि जिस पार्टी का अपना जिस इलाके में या जिस राज्य में जनाधार नहीं बचा हुआ है, वो किस तरीके से फायदा पहुंचाएगी, इसे समझने के लिए आप थोड़ा उत्तर प्रदेश 2017 को याद करिए। यहां कांग्रेस की क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत नहीं है। और वो कांग्रेस जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन करती है तो वो समाजवादी पार्टी जो 2012 में 227 सीटें जीत कर आती है, वो जब चुनाव होता है 2017 का तो 45 पर आ जाती है। ये कांग्रेस का आधार है। अब वही आधार कांग्रेस का त्रिपुरा में है। अब उसी आधार वाली पार्टी जब वाम से जुड़कर भाजपा के मुकाबले खड़ी होगी, तब आप इस बात का सहज अनुमान लगा सकते हैं कि क्या परिस्थिति होने वाली। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के साथ आने से तो वाम को कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला, लेकिन एक जो सरकार आने के बाद जो एक अलग तरह की परिस्थितियां बनती हैं, एक सरकार विरोधी तो एक लहर रहती है। हालांकि जो लोग वहां हैं वो मान रहे हैं कि इस तरीके से तो वो नहीं है जैसा उसको बताया और दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत है वह भी वाम के साथ ही जाएगी। और जो कांग्रेस का अपना थोड़ा बहुत आप ये कहें जमीन है, वो जमीन भी वहां, वो आधार भी वहां वाम के साथ जुड़ेगा और इसका कुछ फायदा मिल सकता है, जिस फायदे में कुछ सीटें जो हैं इनकी भाजपा की कम हो सकती हैं। वैसे देखिए, बताने के लिए तो कुछ लोग बता रहे हैं कि 36 के आसपास जो था, कुछ इतनी सीटें जो है आ जाएंगी। हालांकि ये अपनी जो सूचना है उसमें जो वहाँ का आप समझिए कि मतलब जो उनका अपना संगठन है भाजपा का और जो लोग चुनाव वगैरह देख रहे थे, उनका अपना मानना है कि 32-33 सीटें वो पा सकते हैं। मतलब भाजपा इस स्थिति में है। लेकिन क्या होगा ये स्वाभाविक है कि बताएगा तो नतीजा ही। लेकिन 2-3 बातें हैं जो एक संकेत तो देती ही है, जिसमें जनजातीय इलाकों में त्रिकोणीय फाइट, तो उस त्रिकोणीय फाइट का जो ये बताया जा रहा है कि भाजपा को फायदा हो सकता है। दूसरा, वहाँ का जो समाज है वो वाम के एक लंबे शासन से
बहुत खुश नहीं है, इसलिए वो इस मोड में नहीं है कि भाजपा को बदला जाना चाहिए। यह भी एक बात चल रही है। और तीसरी और जो बड़ी बात नजर आ रही है वो है मत प्रतिशत। मत प्रतिशत ये बता रहा है कि कोई भारी, आप ये कहिए कि मतदान में उलटफेर तो नहीं हुआ है। और जब मतदान में कोई उलटफेर नहीं हुआ है, ना बहुत ज्यादा ऊपर गया है ना बहुत डाउन गया है, तो ऐसी परिस्थिति में यह माना जा रहा है कि भाजपा वहां पर जो है अपनी वापसी कर सकती है। रुझान यही बता रहे हैं जो बातचीत में और वहां का जो समीकरण है उसके लिहाज से जो चीजें निकल कर आई, उससे तो यही लगता है। बाकी नतीजे बताएंगे कि किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन एक चीज ये गौर करने वाली बात है कि मत प्रतिशत को लेकर पीछे जितने भी आकलन हुए हैं वो हमेशा, ये मैं बता रहा हूं नरेंद्र मोदी के बाद से, वो सत्ताधारी दल के पक्ष में ही गए हैं। तो अभी भी जो मत प्रतिशत है वो यही बता रहा है कि सत्ताधारी दल के लिए स्थितियां विपरीत तो नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।